देखो, एक साल पहले सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी की एक रिपोर्ट आई थी। ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। इसने बताया था कि इंडिया में कि जॉब क्राइसिस कैसे इमर्ज हो रहा है। ये आर्टिकल पूरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये इसी पोजीशन पर है कि कैसे जॉब क्राइसिस को कम किया जा सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2021 और 22 में क्यों बढ़ा था, क्या रीज़न थे। ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। बहुत हॉलिस्टिकली आर्टिकल को लिखा गया है, बहुत हॉलिस्टिक आर्टिकल है। आपको ज़्यादा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इस आर्टिकल में सारे पॉइंट आप नोट कर लेना और इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। देखो, इंडियाज़ जॉब क्राइसिस, देखो इंडिया का जॉब क्राइसिस जो है ये एक सीरियस और परसिस्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे मिलियन ऑफ यंग पीपल और एजुकेटेड पीपल को सुटेबल जॉब नहीं मिल पा रही है फॉर्मल इकॉनमी में, और उनको फॉर्मल इकॉनमी में एक पोजीशन नहीं मिल पा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनमी ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। इसने कहा है कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% था 2021-22 में, और ये 2022 के बाद दिसंबर में 7.9% हो गया। तो ये इसमें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी ये कहना चाहता है कि ग्लोबल एवरेज से या ग्लोबल में जो कंट्रीज हैं उससे बहुत ज़्यादा हाई है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को किस तरह से कम कर सकते हैं, किस तरह के एम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में प्रिवेल करते हैं, ये सब देखेंगे। देखो, दो टाइप के आर्टिकल में जो ऑथर ने बताए हैं वो दो टाइप के एम्प्लॉयमेंट बताए हैं। एक तो होता है फर्स्ट वेज एम्प्लॉयमेंट, और वेज एम्प्लॉयमेंट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट। देखो, जो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें एक वेज एम्प्लॉयमेंट हो गया, और वेज एम्प्लॉयमेंट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में और डेली और कैजुअल वेज एम्प्लॉयमेंट में। देखो, रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक फॉर्मल होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मल होता है, स्ट्रक्चरल पोजीशन होती है, इसमें फिक्स सैलरी मिलती है और रेगुलर वेजेस मिलते हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं समझा देता हूँ ताकि आपको आर्टिकल में इंटरेस्ट आए। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। देखो, आपके माता पिता कुछ लोग फॉर्मल में जॉब करते होंगे, रिलेटिव कुछ लोग इनफॉर्मल में करते होंगे। देखो, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वो कहलाता है जिसमें रेगुलर सैलरी मिलती है, ठीक है, टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, आपको पेंशन की भी सुविधा हो सकती है, फंड की भी सुविधा हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड इंश्योरेंस की भी सुविधा हो सकती है। इनफॉर्मल सेक्टर में ये कुछ भी नहीं होता, कोई रेगुलर सैलरी नहीं होती है, टैक्स बेनिफिट तो आप भूल ही जाओ, और सैलरी कम भी बहुत होती है, हेल्थ बेनिफिट भूल जाओ, और पेंशन की सुविधा तो आप याद ही मत रखो। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। हमारे इंडिया में क्या है, प्राइवेट सेक्टर का इतना बोलबाला नहीं था। लोग ब्रिटिश टाइम से गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत लाइक करते हुए आए थे। तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम इमर्ज हुई, क्या हुआ कि फॉर्मल सेक्टर कम होता चला गया। मैं फॉर्मल सेक्टर का मतलब यहाँ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की। वैसे फॉर्मल सेक्टर बहुत है, प्राइवेटाइजेशन बड़ा है, तो फॉर्मल सेक्टर है, प्राइवेटाइजेशन भी फंड देता है, लोगों को छुट्टी देता है, टैक्स बेनिफिट देता है, हेल्थ बेनिफिट देता है। वो फॉर्मल अलग टाइप का है। मैं जिस फॉर्मल की बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। आज भी आप बिहार या यूपी में कहीं भी जाएंगे तो वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं, और उनकी शादी भी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जॉब होती है। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, आप चपरासी भी हैं, तो आपकी शादी बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप कलेक्टर भी हैं प्राइवेट जॉब में, मतलब कलेक्टर का मतलब बहुत अच्छी पोजीशन भी है, तब भी आपकी शादी नहीं होगी। तो इस तरह के परसेप्शन, मिसकंसेप्शन, एजम्पशन बने पड़े हैं पूरे इंडिया में। तो यही बात की गई है कि रेगुलर वेज जॉब क्या होती हैं, फॉर्मल होती हैं, स्ट्रक्चर्ड पोजीशन होती है, फिक्स सैलरी होती है, और सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। इसमें गवर्नमेंट जॉब आ जाती है, प्राइवेट कंपनी आ जाती है, मल्टीनेशनल कोऑपरेटिव आ जाती है। जबकि कैजुअल और डेली वेज में आपको पता ही है ये इनफॉर्मल टाइप की होती है। इसमें जॉब क्राइसिस हमेशा बना रहता है, अनऑर्गेनाइज्ड होती है, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट होती है, मतलब आपको कभी भी निकाला जा सकता है, सैलरी भी आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, हमारे इंडिया में अप्रॉक्स 90% जो जॉब है या फिर 90% जो बिजनेस है या मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब उसमें गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है, 10 से कम एम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है,
आगे क्या है, जो सेकंड कैटेगरी है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक अपने आप में बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट माना जाता है, मगर इसमें भी क्या होती है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। जिस एरिया में किसी प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है तो वहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत इमर्ज होकर आता है, और जहाँ पर जिस एरिया में डिमांड नहीं है वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप होता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि आपने कोई कंपनी बनाई, आप उस कंपनी के थ्रू लेबर को हायर कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी शॉप्स आ गई, लोकल सर्विसेज आ गए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ गई, कंस्ट्रक्शन कंपनी आ गई। फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स भी क्या है, एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही है, मगर ये बहुत सारी क्राइसिस का सामना करते हैं, जैसे वेदर कंडीशन का करते हैं, बहुत सारी मशीन टेक्निकल प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और अदर कैटेगरी आ गई एक फ्रीलांस और इनफॉर्मल वर्क की। अब फ्रीलांस इनफॉर्मल वर्क क्या है, देखो गिग इकॉनमी का बोलबाला है इस टाइम। आपने जोमेटो, स्विगी ये सब सुना होगा, क्या है ये सब गिग इकॉनमी है। गिग इकॉनमी में क्या होता है कि आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, आपका जब मन होता है तो वो ऐप आप ऑफ कर देते हैं, और ऐप को जैसे ही आप ऑफ करते हैं आपकी जॉब की टर्म्स खत्म हो जाते हैं, दूसरा बंदा आपकी डिलीवरी पहुंचाता है। इस टाइप की गिग इकॉनमी को फ्रीलांसिंग सर्विसेज कहते हैं, या फ्रीलांसिंग वर्किंग कहते हैं, फ्रीलांसर्स कहा जाता है। इसी वर्क को हम इनफॉर्मल वर्क कहते हैं। अब आगे ऑथर क्या बताना चाह रहा है, ऑथर क्या कह रहा है कि रीज़न क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के। आपको ये सब पता होना चाहिए कि रीज़न आपके माइंड में क्या क्या आ रहे हैं। अगर आप जैसे जब आप रीज़न लिखें या आर्टिकल का किसी के भी एडिटोरियल का शॉर्ट नोट्स बनाएं तो ऐसे रीज़न लिख लें, और इधर आगे पीछे उसके विंग्स निकाल दें और रीज़न लिख दें। रीज़न जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी एक रीज़न हो गई, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का कम होना एक रीज़न हो गया, गवर्नमेंट जॉब का कम होना एक रीज़न हो गया। तो इस तरह से आप रीज़न लिख सकते हैं। ऑथर ने क्या रीज़न डिस्कस किए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेगनेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट, कहना चाह रहे हैं जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वो स्टेगनेंट है, मतलब जीडीपी हमारा लगातार बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हमारा लगातार बढ़ रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी इकॉनमी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हो गई है, मगर प्रॉब्लम क्या है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। एम्प्लॉयमेंट का कोई ग्रोथ रेट नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एडवांसमेंट आने से, देखो क्या कहा है, स्टेगनेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट ऑफ सैलरीड वर्कर इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं या गवर्नमेंट सेक्टर हैं उसमें ग्रोथ रेट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सपेंसर नहीं हो रहा है, कोई नया सेक्टर इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो इस तरह से वन ऑफ द मेन रीज़न क्या कहा जा रहा है, स्टेगनेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपेंशन ही नहीं होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर आएंगे नहीं, गवर्नमेंट जॉब बढ़ेंगी नहीं, तो कैसे आपका एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ बताई गई है कि स्टेगनेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अब आगे दूसरा रीजन क्या बताया गया, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं जिस सिचुएशन में कि एक, देखो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मान लो ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, अब इस एग्रीकल्चर के सेक्टर में या फिर एग्रीकल्चर के प्लॉट में 2 लोगों की ज़रूरत है, आप 2 लोग मिलकर इस एग्रीकल्चर को अच्छे से कर सकते हैं, आपके पास अच्छी इनकम आ जाती है। मगर क्या है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि इस एग्रीकल्चर के सेक्टर में पूरी फैमिली लगी है 8 लोगों की, तो 2 जो 8 के ऊपर 6 लगे हैं उनका कोई मतलब नहीं है, वो डिसगाइज्ड हैं, उनको जॉब की अदर सेक्टर में ज़रूरत है, मगर वो क्या कर रहे हैं, जॉब ना होने की वजह से इसमें काम कर रहे हैं। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देखो क्या लिखा है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज it resemble open unemployment and reflect a shortage of suitable job opportunity in formal sector. One of the main reason क्या बताया जा रहा है disguised unemployment का, कि फॉर्मल सेक्टर में अपॉर्चुनिटी भी कम है। अब जैसे गांव से बंदा शहर जाने को कह रहा है कि हम जॉब करेंगे, मगर किसी ने कह दिया भाई मैं तो रिटर्न आया हूँ, वहाँ कोई जॉब ही नहीं है अच्छी, तुम वहाँ जाओगे खाना अच्छा नहीं मिलेगा, अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट मिलेगा, बंदा कहता है लाओ खेत में ही अपने पापा के साथ काम कर ले रहा हूँ। ये है लेबर डिमांड डिटर्मिनेंट। लेबर डिमांड क्या, लेबर की डिमांड ही नहीं है। देखो टेक्निकल एडवांसमेंट आने से क्या हुआ कि लेबर की डिमांड बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई, तो लेबर की डिमांड का जो मिसमैच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखो क्या बताया गया, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी प्ले रोल लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट विद फ्यूअर वर्कर, मतलब कि आउटपुट आपका बढ़ता जा रहा है,
जीडीपी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है, मगर एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन होता जा रहा है। क्या कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। उसके टेक्नोलॉजी के आने से क्या हो रहा था, जो लेबर था वो कभी लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इंडस्ट्री में, वो धीरे धीरे घटती जा रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता जा रहा है। देखो क्या लिखा है, while these increasing efficiency it can lead to decrease in the number of jobs अवेलेबल इन फॉर्मल सेक्टर। मतलब क्या हो रहा है, इफिशियंसी वर्कर की बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, डिजिटलाइजेशन का युग आ रहा है, लोग घर बैठे काम कर रहे हैं, लोगों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में वेलफेयर पर ध्यान नहीं दिया जाता। आप याद रखना, कैपिटलिस्ट सिस्टम जो होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम है। आप हमेशा याद रखना, कैपिटलिस्ट सिस्टम इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम वाइल सोशलिस्ट सिस्टम इज अ वेलफेयर सिस्टम, मतलब वेलफेयर ओरिएंटेड सिस्टम। आप ये दो वर्ड हमेशा याद रखना। कैपिटलिस्ट सिस्टम हमेशा प्रॉफिट पर ध्यान देता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है कि आपके पास जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, उसको फुल्ली इन्वायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन करता है, नेचर का एक्सप्लॉयटेशन करता है। उससे क्या होता है, फुल आपको देखने को मिलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता। पॉलिसी फोकस ऑन आउटपुट ग्रोथ, ये चीज़ आप यहाँ देख लो, क्या बताया गया है कि बताना चाह रहे हैं कि हम आउटपुट ग्रोथ पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी जीडीपी इतनी बढ़ गई, हम एक्सपोर्ट इतना कर रहे हैं, हमारा एम्प्लॉयमेंट पर कोई ध्यान नहीं होता। मे नॉट नेसेसरी एड्रेस द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चैलेंजेस। बताया गया पॉलिसी क्या करती है, सोली आउटपुट ग्रोथ पर फोकस करती है, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और लेबर फोर्स को जितना हो सके कम करती है। यही चीज यहां पर बताई गई। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट, वही बात जो ऊपर बताई गई, इन्होंने यही चीज नीचे बताई है कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट पर कोई ध्यान नहीं होता है, जीडीपी ग्रोथ पर ध्यान होता है और लोगों से कोई मतलब नहीं होता कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े या घटे। हमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट कम करना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाना है, पीपल के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट उसमें वेलफेयर करे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे क्या बताया गया, जॉबलेस ग्रोथ का केस। व्हाट इज द जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया केस, इंडिया के केस में जॉबलेस ग्रोथ क्या है। इकोनॉमिक ग्रो इन जनरली सीन दैट आल्सो बिकम ए मोर प्रोडक्टिव, ये चीज इन्होंने फिर से वही बताई है। देखो इन्होंने यहाँ क्या बताया है कि जॉबलेस ग्रोथ क्या है। पहले तो इन्होंने ये बताया जॉबलेस ग्रोथ इसे कहते हैं कि आपकी जीडीपी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, आप एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपके जीडीपी में भी बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही, मगर क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो रहा है। पहली बात एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो रहा है, दूसरी बात क्या हो रहा है कि एजुकेशन लेवल डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होगा एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज डिक्लाइन हो रही हैं। आपके पास पैसा नहीं होगा तो हेल्थ फैसिलिटीज डिक्लाइन होगी। तो यही चीज बताई गई कि जॉबलेस ग्रोथ के क्या क्या नुकसान है और क्या क्या केस हैं। देखो टाइप ऑफ जॉबलेस ग्रोथ इन्होंने यहाँ बताया है, एक है वीक रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू जीडीपी ग्रोथ है, मतलब इसमें ऑटोमेशन का यूज किया जाता है, लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो इससे क्या होता है कि वीक रिस्पॉन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू जीडीपी ग्रोथ, मतलब जीडीपी के ग्रोथ में बहुत तरक्की मिलती है, मगर क्या होता है एम्प्लॉयमेंट में कोई तरक्की नहीं मिलती। लॉर्ड फेरकर राइटर वही बात कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो ग्रोथ नहीं हो पाती है। इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है और कंट्री में पॉवर्टी लेवल भी बढ़ता जाता है। इसी की वजह से होता है कि 1% जो वर्ल्ड के लोग हैं वो अप्रॉक्स 90, मैं भूल रहा हूँ 90 या 60% कैपिटल को कैप्चर किए हुए हैं। ये कैपिटलिस्ट सिस्टम की खासियत है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में कोई मतलब नहीं होता है कि आपकी ग्रोथ रेट बढ़े या घटे, कोई लेना देना नहीं होता है। अब एक देखो ये कोफिशिएंट है, आप प्रीलिम्स के लिए इसे नोट कर लेना, कैल्डोर वर्डून कोफिशिएंट। ये क्या कहता है, द कैल्डोर वर्डून कोफिशिएंट मेजर द एक्सटेंड टू विच लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रिस्पॉन्स टू आउटपुट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे ये कोफिशिएंट बढ़ेगा ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिखाएगा दो में। कैसे, इंडियाज नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर एज हायर कैल्डोर वर्डून कोफिशिएंट, मतलब क्या है कि आपकी इफिशियंसी बढ़ रही है। कैल्डोर वर्डून कोफिशिएंट कहता है कि एम्प्लॉयमेंट रेट घटता चला जाएगा अगर आपकी इफिशियंसी बढ़ती चली जाएगी। देखो आगे क्या लिखा, कंट्री एक्सपीरियंसेस मोर प्रोनाउंस्ड फॉर्म ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। मतलब क्या होता है, कैल्डोर वर्डून कोफिशिएंट बढ़ने से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है जिससे जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ता चला जाता है, मगर एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्लाइन होता चला जाता है।
ये आप याद रखना। अब हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंट ए नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, मतलब जो अभी तक गवर्नमेंट ध्यान देती नहीं आई है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप जीडीपी के रैपिड ग्रोथ पर तो ध्यान दे रहे हो मगर आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाना चाहिए जिसमें टेक्निकल एडवांस के साथ साथ आपके स्किल पर वर्क करना चाहिए, आपको बेटर क्वालिटी का वर्कफोर्स प्रोवाइड हो जिससे आपके इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं एजुकेशन से रिलेटेड उस पर वर्क करना चाहिए और जो जॉब की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जॉब को क्रिएट करना चाहिए। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या बताइए, अर्बन वर्जन मनरेगा का। देखो एमजी नरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये रूरल एरिया में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा चलता है। तो इसको क्या कहा गया है कि अर्बन वर्जन इसका इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए हर स्टेट में, जैसे राजस्थान ने अभी क्या किया है, मनरेगा का अर्बन वर्जन लॉन्च किया है। ये इनफॉर्मल जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, अर्बन पुअर के लिए जॉब प्रोवाइड कर सकता है और ये एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन एरियाज में हॉलिस्टिक क्लाइमेट चेंज को कम करने वाला बढ़िया हॉलिस्टिक एनवायरनमेंट डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एग्रीकल्चर में। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को रेमेडी प्रोवाइड करना चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हो तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए, स्किल पर ध्यान देना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इससे डिक्लाइन होगा। और एग्रीकल्चर पर आप इन्वेस्ट करते हो मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हो, टेक्निकल एडवांसमेंट लाते हो, लोगों को सॉफ्टवेयर की स्किल देते हो, गाँव गाँव आप है प्रोसेसिंग यूनिट लगा देते हो, तो इससे क्या होगा, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन होगा। ठीक है, देखो इन्होंने बताया इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है कि आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब क्रिएट करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड ड्रोन टेक्नोलॉजी जो आई है, उस ड्रोन टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में आप गांव की जनता को उजागर करो, वहां सेंटर्स बनाओ, प्रोसेसिंग यूनिट बनाओ, वहां पर स्किल डेवलप करो, हेल्थ से रिलेटेड चीजें बढ़ाओ। आगे क्या बताया गया, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाई जाना चाहिए। वही बात कि आपने मान लो आपका ये खेत है, बहुत बड़ा खेत है, आपने इसमें टमाटर उगाया, इस टमाटर के बगल में ही आप एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बना दो। आप यहाँ पर केचप बनाओगे, इस टमाटर से बनने वाले पिज़्ज़ा के लिए केचप बनाओगे, केएफसी के लिए केचप बनाओगे। तो इस तरह से एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करो और एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करो। आगे क्या बताया, दिस इंडस्ट्री कैन रिड्यूस, मतलब यही इंडस्ट्री जो आप गवर्नमेंट लेवल पर बनाओगे ये वेस्टेज को रिड्यूस करेगा और इंक्रीज करेगा वैल्यू एडिशन को। एजुकेशन और हेल्थ केयर पर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। एजुकेशन पर जब ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं हम तो ह्यूमन कैपिटल का इंप्रूवमेंट होता है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जैसे मान लो आपको अच्छी एजुकेशन मिली हुई है तो आप फॉरेन में जाकर जॉब कर सकते हो, कहीं टीचर बन सकते हो, आपकी थिंकिंग अच्छी हो सकती है तो आप अपने आप में एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, स्टार्टअप लगा सकते हो। देखो ये सब चीज़ें आपके द्वारा की जा सकती हैं। अब अच्छी एजुकेशन से क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल में एक्युमुलेशन आता है, ग्रोथ ऑफ आउटपुट खुद बढ़ती है और ये ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है। ठीक है, आप एजुकेशन सिस्टम में क्या करना चाहिए, राइटर के अकॉर्डिंग क्या है, एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग को बढ़ावा देना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, गांधी जी ने आज़ादी के बाद जो एजुकेशन फार्मूला रखा था आज़ादी से पहले, तो गांधी जी ने कहा था कि 10th के बाद 2 लोग रखना चाहिए, जो लोग वोकेशनल एजुकेशन चाहें वो वोकेशनल एजुकेशन में चले जाएं और जो यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ना चाहें तो वो एजुकेशन ग्रेजुएट होने के लिए चले जाएं। तो इस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ इंडिया में आना चाहिए क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है, उसमें तब्दीली नहीं आ रही है। तो इस तरह से टेक्निकल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन देना चाहिए। आप वोकेशनल का यहाँ मतलब समझ लो, वोकेशनल का मतलब होता है एजुकेशन के साथ साथ आपको प्राइवेट से रिलेटेड स्किल डेवलप करना, नॉलेज डेवलप करना और आपको इतना सेल्फ सफिशिएंट बना देना कि आपको 10th और 12th के बाद जॉब मिल सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिमांड और सप्लाई और जो स्किल में मिसमैच है। आज तुमने देखा होगा कि प्राइवेट इंडस्ट्री कहती हैं कि हमारे पास जो वर्कफोर्स है वो स्किलफुल नहीं आ रही है, हम किसको हायर करें। लोग बीटेक करने के बाद बस बीटेक कर लेते हैं, उन्हें A to Z कुछ भी नहीं आता है। तो इस तरह से अगर एजुकेशन सेक्टर को हम इम्प्रूव करेंगे तो ग्रोथ में तो बेनिफिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इक्विटी में भी बेनिफिट मिलेगा, रूरल एरिया में डेवलपमेंट आएगा और डिसेंट्रलाइजेशन को बल मिलेगा। डिसेंट्रलाइजेशन की बात इन्होंने क्यों की है, देखो इंडस्ट्री
इंडस्ट्री जो डेवलप की जाती है वो हम डेवलप जो करते हैं वो अर्बन एरिया में ज़्यादा होती है। तो गवर्नमेंट का ये कोई भी स्कोप नहीं रहता है कि हम रूरल एरिया में इंडस्ट्री बनाएं। आज भी आप गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी या पॉलिसी देखोगे तो वो अर्बनाइजेशन को बहुत ज़्यादा बल दे रहे हैं। अर्बनाइजेशन को ताकि इसलिए बल दे रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम लोग रहें गाँव में, और एग्रीकल्चर सेक्टर फुल्ली प्राइवेटाइज हो जाए, कॉमर्शलाइज हो जाए, तो कुछ लोग अमेरिका की तरह गाँव में जाकर एग्रीकल्चर करें, बाकी अर्बन एरिया में आकर 10-10, 20-20 हज़ार की जॉब करें या फिर उससे ज़्यादा की। तो आज का ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में अगर नहीं बताते हैं तो आप हमें @WASI@34 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर नहीं कांटेक्ट करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑफिशियल पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।